हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा प्रकाश का प्रवर्तन नहीं का। आज मेरा चैप्टर तीसरा होगा। 2 चैप्टर मैंने पहले बना चुके हैं जिसमें आपको प्रकाश के बारे में बताया गया है कि प्रकाश क्या होता है, विज्ञान के जनक कौन से विज्ञान के जनक कौन हैं ये भी बताया गया है। प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम होते हैं, ये सभी चीज़ें बताया गया है। दूसरा चैप्टर में भी आपको समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, प्रतिबिंब और वस्तु, ये सभी चीज़ें आपको बताया गया है। तो आज मेरे दोस्तों मैं आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति, धनात्मक ऋणात्मक, ये सभी चीज़ें बताऊँगा जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रत्येक साल। इन सभी चीज़ों को हम देखते हुए आगे बढ़ाएंगे। चलिए मेरे मित्र, देखा जाए क्या देखा जाएगा आज। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। मेरे मित्र, आज हम आपको बताएंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर क्या होती है। चलिए मेरे मित्र, नहीं आज आपको उत्तल और अवतल के बारे में बताएंगे। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अवतल और उत्तल की परिभाषा बता चुके हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। मेरे मित्र, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप कुछ नहीं देखे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस वीडियो को देखें, बेसिक जानकारी करें, नहीं कि प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों को देख करके तब आप इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी चैप्टर को, प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर को अच्छी तरह समझ पाएंगे और परीक्षा में आप 100 में 100 नंबर लाएंगे। नहीं मेरे मित्र, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उसे देखें। चलिए मेरे मित्र, आज हम उत्तल और अवतल के बारे में बताएंगे। मेरे मित्र, यह दर्पण जो होगा यह आपका कौन सा दर्पण होगा मेरे मित्र? अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। यह अवतल दर्पण है, यह जो इसे एक कलई कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कलई किया गया है। इसे हम कहेंगे कलई भाग। मेरे मित्र, आप जानते होंगे कि दर्पण की परिभाषा कि दर्पण वह कांच का टुकड़ा होता है जिसका एक भाग कलई किया हुआ रहता है या रसिद किया हुआ रहता है। मेरे मित्र, कलई का नाम आप सुनते होंगे, कलई माने रंगना होता है मेरे मित्र। तो कलई करने में लगता है Fe2O3, नहीं Fe2O3 से रंगा जाता है, जिसे इसे कहते हैं फेरस ऑक्साइड। क्या कहते हैं मेरे मित्र? फेरस ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरस ऑक्साइड कहते हैं। जबकि अगर रसिद किया जाता है मेरे मित्र तो रसिद करने में लगता है, रसिद करने में पारा का उपयोग किया जाता है। किस चीज़ का किया जाता है मेरे मित्र? पारा का किया जाता है उपयोग। जबकि कलई करने में फेरस ऑक्साइड से Fe2O3 जिसका अनुसूत्र होता है उसी से किया जाता है। आप सोच रहे होंगे, नहीं, जब आप शीशा देखते होंगे, ऐनक, दर्पण, तो आपका चेहरा एक तरफ से दिखता होगा, कलई के विपरीत दिशा में यानी कि परावर्तक दिशा में आपका चेहरा दिखता होगा। लेकिन उसके पीछे वाले भाग को कलई कर दिया जाता है और कलई करने में लगता है मेरे मित्र Fe2O3 फेरस ऑक्साइड। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बताइए कि दर्पण को कलई करने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे फेरस ऑक्साइड का, और रसिद करने में तो पारा का। चलिए मेरे मित्र, और ये कलई किया हुआ है, नहीं, और यह जो है बचा हुआ, ये धंसा हुआ अंग है, यह परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह है मेरे मित्र, परावर्तक सतह है मेरे मित्र, आप इसे कहेंगे। नहीं, और ये देखिए जिसका बीच का भाग उभरा हुआ है, बीच का भाग उभरा हुआ है, और इसका ये भाग परावर्तक सतह इसमें उभरा हुआ होगा, ये भी कलई किया हुआ भाग कहलाएगा, कलई भाग कहलाएगा, और इसका यह परावर्तक भाग कहलाएगा, भाग कहलाएगा। यह हो गया आपका उत्तल दर्पण मेरे मित्र। क्या हो गया? उत्तल दर्पण। तो मेरे मित्र, आप देख रहे हैं कि आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाए कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं तो आप आसानी से मेरे मित्र कह सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक भाग उभरा हुआ हो, नहीं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दिख रहे हैं?
और अवतल का पूछा जाए तो आप मेरे मित्र जवाब दे सकते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आप दोनों का परिभाषा आसानी से दे पाएंगे मेरे मित्र, और पिछले वीडियो में मैंने बताए हैं, आप उसे भी देखें, समझ में आ जाएगा। अब हम आज बताएंगे कि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, इन चीज़ों को मैं बताऊंगा। तो मेरे मित्र 1 नंबर में होगा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। मेरे मित्र अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, अवतल दर्पण को कि उत्तल दर्पण को, समतल दर्पण को। तो मेरे मित्र आप जवाब देंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो अब इसमें आइए उत्तल दर्पण में मेरे मित्र, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। मेरे मित्र आप समझ पाए होंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। आपसे यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा उत्तल दर्पण को कहते हैं। मेरे मित्र इसलिए अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि यह किसी प्रकाश किरण को एक बिंदु पर अभिसरित करती है, यानी केंद्रित करती है, इसलिए अभिसारी दर्पण कहा जाता है। और यह प्रकाश किरण को एक बिंदु से विकृत करती है, यानी फैलती हुई चली जाती है, नहीं विकृत करती है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है मेरे मित्र। और इसी के आधार पर इनका उपयोग भी है मेरे मित्र, अभिसारी और अपसारी के ही आधार पर इनके उपयोग भी है। चलिए मेरे मित्र मैं आपको वो भी बताऊंगा कि इसका उपयोग कहाँ होता है, कैसा होता है। मेरे मित्र अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं, और उत्तल को क्या कहते हैं, तो अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। आपको हम बता चुके हैं कि क्यों कहते हैं मेरे मित्र। तो यह एक बिंदु पर अपसारित करता है और एक बिंदु से फैलाती हुई विकृत करती है, इसलिए अपसारित कहा जाता है और इसे अभिसारित कहा जाता है। मेरे मित्र इसका उपयोग नंबर 2 आप दे सकते हैं। इसका उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है। हजामत बनाने में इसका उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, सौर भट्टी में किया जाता है, सौर भट्टियों में नहीं, और गाड़ी के हेडलाइट में भी किया जाता है। गाड़ी यानी वाहन लिखिए आप, वाहन के हेड लाइट में किया जाता है, हेड लाइट में किया जाता है। मेरे मित्र आपका जवाब हो जाएगा। नहीं कि अगर आपसे परीक्षा में पूछ दे कि किस दर्पण का उपयोग हजामत बनाने के लिए किया जाता है, तो आपका जवाब होगा मेरे मित्र कि अवतल दर्पण का होता है। और यही पूछता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने के लिए क्यों किया जाता है, तो आपका जवाब होगा कि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है कि नज़दीक आप दर्पण के नज़दीक बैठते हैं तो आपकी प्रतिबिंब सीधा बनता है और बड़ा बनता है, जिससे आपकी कोई अगर एक बाल छूट जाए तो भी दिखाई देता है, इसलिए इसका हजामत बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे मेरे मित्र कि उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे। तो मेरे मित्र उत्तल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है गाड़ी के साइड मिरर में, वाहन के साइड मिरर में मेरे मित्र, मिरर में किया जाता है, वाहन के साइड मिरर में किया जाता है, और स्ट्रीट लाइट में भी किया जाता है, स्ट्रीट
स्ट्रीट लाइट में भी किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में भी किया जाता है। मेरे मित्र आप कहेंगे कि वाहन के साइड मिरर आप समझ रहे होंगे मेरे मित्र, जब गाड़ी पर आप मोटरसाइकिल पर बैठते होंगे तो मोटरसाइकिल के आगे 2 शीशे लगे रहते हैं, हर गाड़ी के आगे लगे रहता है 2 शीशे, दाएं और बाएं, नहीं, और दोनों शीशे में आप देखते होंगे गाड़ी के साइड मिरर में, नहीं यानी कि मोटरसाइकिल के आप अपने शीशे में देखते होंगे मेरे मित्र कि एक छोटी सी शीशा में आपकी गाड़ी के पीछे की विस्तृत जगह को साफ नहीं और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। नहीं मेरे मित्र, क्या बनाता है? साफ और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नहीं, एक छोटी सी शीशा बहुत बड़ी विस्तृत जगह को आपको स्पष्ट दिखा पाता है और भी सीधा दिखाता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है मेरे मित्र। और दूसरा आपका है स्ट्रीट लाइट। तो स्ट्रीट लाइट मेरे मित्र आपको मैं समझाता हूँ स्ट्रीट लाइट क्या होता है। आप देखे होंगे किसी चौराहे पर या सड़क के किनारे एक ऐसी लाइट लगी रहती है, नहीं एक लाइट लगी रहती है, नाइट लाइट, उसको नाइट में जलाया जाता है। वह एक छोटी सी लाइट लगी रहती है जिसकी प्रकाश जब वो जलता है तो उसकी प्रकाश फैल करके चारों तरफ प्रकाशमान कर देता है मेरे मित्र। तो स्ट्रीट लाइट को आप समझ चुके होंगे स्ट्रीट लाइट क्या होता है और साइड मिरर क्यों किया जाता है। नहीं, चलिए मेरे मित्र अब हम लोग देखेंगे कि अब कैसा होता है, नहीं होता है। नहीं तो मेरे मित्र नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण वस्तु का, अवतल दर्पण वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब, अवतल दर्पण वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। जबकि मेरे मित्र उत्तल दर्पण में नहीं, उत्तल दर्पण में नेक्स्ट पॉइंट देकर आप लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है मेरे मित्र, बनाता है। और मैं आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगा मेरे मित्र इस सभी परिभाषाओं के बाद। नहीं, अब अवतल दर्पण कहाँ रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है और कहाँ उल्टा बनाता है, तो मैं आपको बताऊंगा मेरे मित्र। जब दर्पण के नज़दीक, जब दर्पण के नज़दीक, नहीं अवतल दर्पण में नज़दीक अगर वस्तु रखा जाए मेरे मित्र, नहीं तो वह क्या करेगा? सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। जब वस्तु दूर हो जाएगा तो उसका प्रतिबिंब क्या करेगा? उल्टा बनाएगा। नहीं मेरे मित्र, तो आप समझ गए होंगे जब अवतल दर्पण में वस्तु नज़दीक होता है तो उसका क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। नहीं, और जैसे जैसे वस्तु दूर जाने लगता है उसका प्रतिबिंब छोटा बनने लगता है। जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है मेरे मित्र। नहीं, चलिए अब और आपको मैं बताऊंगा हाँ कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में एक और नोट किया जाए नियम को कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक होता है। या आप कह सकते हैं अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक होता है। जबकि मेरे मित्र उत्तल दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है। अब मेरे मित्र आप समझ चुके होंगे कि ये बहुत ज़रूरी है मेरे मित्र, याद रखना आपको, क्योंकि जब दर्पण सूत्र का सिद्ध करेंगे
दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे या न्यूमेरिकल सवाल बनाएंगे मेरे मित्र इसका, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी कितनी ज़रूरत है कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक होता है। उस समय मेरे मित्र अवतल दर्पण में फोकस दूरी दिया रहता है, वक्रता त्रिज्या दिया रहता है, उसका मान हम लोग को रखना पड़ता है दर्पण सूत्र में, तो माइनस में लगा कर रखना पड़ता है, तब जाकर आंसर आता है, नहीं तो गलती हो जाता है। जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा धनात्मक होती है। इस बात को भी याद रखेंगे, तब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे। मेरे मित्र मैं आपको न्यूमेरिकल भी बना कर दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं। नहीं, और आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे मित्र, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपके लिए और सारी वीडियो बनाऊं, नहीं प्रत्येक चैप्टर से। मेरे मित्र अब कुछ और चीज़ मैं बताऊँगा। अब अवतल उत्तल इसलिए मिटा दिए हैं मेरे मित्र कि अवतल उत्तल में ही अब दोनों में मैं बताने जाऊंगा, अंतर बता चुका हूं, इसलिए अब मैं दोनों में बताऊंगा जिसको आप समझेंगे मेरे मित्र। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, किसी उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में नहीं वक्रता त्रिज्या किसी भी दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। मेरे मित्र आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी दर्पण में फोकस दूरी नहीं वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वह उत्तल हो या अवतल हो मेरे मित्र। नहीं, और आप इससे सिद्ध भी करते होंगे कि R बराबर 2F या F बराबर R/2, और मैं उसे भी सिद्ध करके बताऊंगा बहुत अच्छी तरह से, और बहुत अच्छा वीडियो उसका बनाऊंगा मेरे मित्र। नहीं, बस आपकी प्यार चाहिए और आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो आप इसे नोट करें मेरे मित्र कि किसी भी दर्पण को आप अपने दिमाग में नोट करें, नहीं कि किसी भी दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नहीं, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसी अवतल दर्पण में, या अवतल दर्पण का नाम रखा जाएगा मेरे मित्र कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के दुगुनी होती है कि तिनगुनी होती है कि चरगुनी होती है कि आधी होती है। तो मेरे मित्र आप जो जवाब से होगा वह देंगे, सही देंगे कि आधी होगा। चलिए मेरे मित्र, और मैं आपको कुछ बताऊंगा। क्या बताएंगे कि आपसे मैंने वादा किया था कि पिछले वीडियो में कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को छूकर और बिना छुए, ये भी एक क्वेश्चन है मेरे मित्र, बहुत साल पूछा गया है परीक्षा में। नहीं कि 2007 में, 9 में, ऐसे मैंने 15 या 16 में भी देखा था। नहीं कि पूछा गया है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को छू कर और बिना छुए अंतर बताना है, भेद बताना है कि कौन अवतल है कौन उत्तल है। तो मेरे मित्र आपका जवाब होगा बिना छुए और छू कर, दोनों में बताऊंगा कि छू कर मैं पहले बताऊंगा कि कैसे होगा स्पर्श करके, नहीं कि वह कौन सा उत्तल है, कौन सा अवतल है, कौन सा समतल है। तो मेरे मित्र आपका जवाब होगा जिस दर्पण को छूने से सभी समान समतल महसूस हो, नहीं उसे क्या कहा जाएगा, समतल दर्पण कहा जाएगा। और जिस दर्पण को छूने से नहीं बीच का भाग धंसा हुआ महसूस हो और किनारे का भाग उभरा हुआ महसूस हो, तो उसे आप अवतल दर्पण कह सकते हैं मेरे मित्र। और जिस दर्पण को छूने पर बीच का भाग उभरा हुआ महसूस हो और किनारे का भाग धंसा हुआ महसूस हो, तो आप उसे उत्तल दर्पण कह सकते हैं मेरे मित्र। नहीं, आप देख रहे हैं, आप ऐसे जब छुएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यो इधर जा रहा है, तो आप आसानी से मेरे मित्र बता सकते हैं कि यह उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है मेरे मित्र। नहीं, अब आई बारी कि छू कर हो गया बिना छुए, तो मैं तीनों दर्पण को लूँगा और तीनों दर्पण के सामने बारी बारी से कोई वस्तु ले जाएगा। मान लीजिए कि पेन है, पेन को ले जाएंगे तो जिस दर्पण के सामने ले जाएंगे, नहीं कहीं भी आगे पीछे करने पर अगर उसका प्रतिबिंब
में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसे का तैसा प्रतिबिंब बना रहा है, तो आप उसे समतल देंगे नाम। क्या देंगे? समतल दर्पण नाम देंगे मेरे मित्र। नहीं, क्या देंगे? समतल दर्पण। और जिस दर्पण में वस्तु को नजदीक ले जाने पर सीधा और दूर करने पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनाएगा, तो आप उसे अवतल दर्पण कहेंगे मेरे मित्र। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। क्योंकि आप जानते होंगे मेरे मित्र, मैंने आपको बताए हैं नहीं कि बस नज़दीक रखी वस्तु का अवतल दर्पण नज़दीक रखी वस्तु का ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है, दूर रखी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जबकि उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी हो तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है और छोटा बनता है। तो इसलिए आप इसे कहेंगे, जिस प्रतिबिंब के सामने वस्तु को नज़दीक या दूर रखने पर आपका प्रतिबिंब अगर छोटा बनता है और सीधा बनता है, तो आप उसे आसानी से मेरे मित्र उत्तल दर्पण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उत्तल दर्पण कह सकते हैं मेरे मित्र। अगर लेंस चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो आपको इसका अपोजिट पढ़ाऊंगा, उत्तल के अवतल के नियम बताऊंगा, अवतल का उत्तल का बताऊंगा मेरे मित्र। आप जब मैं लेंस पढ़ाऊंगा तब आप मेरा लेंस चैप्टर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। मज़ा नहीं आया तो मुझे कहना नहीं कि सर मज़ा नहीं आया। नहीं मेरे मित्र, नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ज़रूरत का लग रहा हो तो आप लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे मित्र। नहीं, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहता है मेरे मित्र। और उत्तल और अवतल में यानी प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर से मैंने एक PDF भी तैयार किए हैं और उसको आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और आप उसे देख करके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं मेरे मित्र। और आपकी वो परीक्षा में माने होता है ना कि 100% संभावना है कि पूछ दिया जाएगा, तो आप उसे देख करके और आप उसे तैयारी करें और अच्छा नंबर लाएं।